नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डायरी के पन्ने पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ की लेखिका एन फ्रैंक है। तो इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जो लेखिका है वो अपनी डायरी का जो प्रारंभ करती हैं वो उस घटना से करती हैं कि जब एनी फ्रैंक और उनके परिवार वाले जो है एक गुप्त स्थान पर, या कह सकते हैं कि एक अज्ञात स्थान पर जो है वो जाने का निश्चय करते हैं अपने पड़ोसियों के साथ। उस समय क्या होता है कि जो उनकी एन फ्रैंक की बहन है जिसका नाम है मार्गोट, उनको जो है एएसएस से बुलावा आता है। तब ये लोग जो है गुप्त आवास में जाने का निश्चय करते हैं और वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। लेखिका बताती है कि यह इनके जीवन का जो है बहुत ही कठिन समय था। उस समय जो है एन को कुछ समझ नहीं आता है और वो अपने थैले में जो है जब वो गुप्त स्थान में जाने की तैयारी करते हैं तो उसमें जो है वो अपने थैले में अजीबोगरीब बड़ी ही कि हैरानगी करने वाली जो चीज़ें हैं वो डालना शुरू कर देती है। और सबसे पहले वो जो है उसमें अपनी डायरी रखती हैं उस थैले में। और लेखिका का मानना है कि उसके लिए पोशाकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उसकी स्मृतियां हैं, जो उसकी यादें हैं, वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एन एवं जो है वानदान के परिवार वाले जो है सब गुप्त स्थान में रहने की इनके लिए जो है वो व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आइए जो है पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आगे लेखिका बताती है कि हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद हमारे कई इशारों के बावजूद वह रात 10 बजे तक वहीं मंडराता रहा। मिएप और जॉन गिएज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे कि मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी ही थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई। और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डस्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए शेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे
और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे, और कोई बात हमारे लिए मायने नहीं रखती थी। बाकी कल तुम्हारी एन। उसके बाद वो जो है दूसरे दिन का वर्णन करती हैं। गुरुवार 9 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए। तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी ही बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह रहा था। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ गया था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। बस मिस्टर गुगलर, मिस्टर क्लीमेन मिएप और 23 साल की टाइपिस्ट जिसका नाम था बेप वोस्क्विल। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्क्विल बेप के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए थे। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह, जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें तो एक और दरवाज़ा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी हुई है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा, हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ वेब, मियप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोंटू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर जो है कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यह पूरी इमारत का शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, निलोलियम का फर्श जिस पर जो है कालीन बिछा हुआ है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना भी है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी तरफ की मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिज़ाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए।
यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं। जितना आपको पढ़ाया है उसको जो है आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो आगे जो है नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।